तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वापस फिर से हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के सेशन में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी को हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश करी थी और इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्वालिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किसी भी प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस में और उसके एक्सपेक्टेशंस पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज का जो हम लोग का टारगेट है, आज का टारगेट है हम लोगों का क्वालिटी की डेफिनेशंस को हम लोग देखेंगे। जो डिफरेंट गुरुज हैं, गुरुज ऑफ TQM, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है क्वालिटी के बारे में, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग कस्टमर्स के बारे में समझेंगे, व्हाट इज़ कस्टमर, व्हाट इज़ प्रोडक्ट, एंड देन कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम लोग कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीधे शुरू करते हैं क्वालिटी की डेफिनेशन से। जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि क्वालिटी इज़ नथिंग, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द एक्सपेक्टेशंस। मीन्स किसी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जैसे बढ़ती जाएगी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। एज वेल एज जैसे जैसे उस प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भी उस क्वालिटी की, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्लियर। तो उसी रेफरेंस में जो डिफरेंट गुरुज़ हैं, बहुत से जो गुरुज़ हुए हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, फॉर एग्जांपल डॉक्टर वॉल्टर शेवर्ट, डॉक्टर डैमिंग एंड डॉक्टर जोसेफ एम जुरान। एक्चुअली ये तीन जो गुरुज़ हैं जिनके बारे में मैंने अभी बोला, हालांकि बहुत से हैं, डॉक्टर इशिकावा है, बहुत से गुरुज़ हैं TQM के, जिन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया है। और हम लोग अपने इस पूरे कोर्स में इन गुरुज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन करते रहेंगे कि सपोज़ डॉक्टर वॉल्टर डैमिंग का क्या, सॉरी, डॉक्टर वॉल्टर शेवर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा TQM में, डॉक्टर डैमिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जोसेफ एम जुरान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, डॉक्टर इशिकावा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरे उसमें। देन फिलहाल वो पार्ट छोड़ के हम लोग डायरेक्टली अपने पॉइंट में आते हैं कि क्वालिटी क्या है। तो जोसेफ एम जुरान ने एक क्वालिटी की डेफिनेशन दी बहुत छोटी सी, कि क्वालिटी इज़ अ फिटनेस फॉर यूज़। फिटनेस फॉर यूज़ मतलब कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, आपकी जो यूज़फुलनेस है, उस चीज़ को वो फुलफ़िल कर रहा है, देन वो आपका क्वालिटी है। अगेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वालिटी जो है वो वैरी करती है पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए जो प्रोडक्ट यूज़फुल है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी यूज़फुल ही होगा, है ना। तो यानी जो प्रोडक्ट मेरे लिए यूज़फुल है वो मेरे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए वो आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हैं कि जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। ये एक बेंचमार्क नहीं है कि नहीं वो प्रोडक्ट एक क्वालिटी ही प्रोडक्ट होगा। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल कि आप कोई कार परचेज करने जाते हो मार्केट में, सपोज फॉर एग्जांपल आपको मारुति स्विफ्ट जो है बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, आप उसको परचेज करते हो, बट ज़रूरी नहीं कि जो आपका फ्रेंड है वो भी मारुति स्विफ्ट को ही पसंद करे। आपने मारुति स्विफ्ट पसंद करी, क्यों? क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रही थी, इसलिए आपने ये एवेलुएट किया कि वो मारुति स्विफ्ट जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है आपके लिए। बट जो आपका फ्रेंड है वो दूसरी कार कोई परचेज कर रहा है, तो उसके लिए जो मारुति स्विफ्ट है वो उतनी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो यानी यहाँ पे जो यूज़फुलनेस है मारुति स्विफ्ट का आपके फ्रेंड के लिए वो उतना नहीं है जितना आपके लिए। तो आपके फ्रेंड के लिए मारुति स्विफ्ट उतना क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है जितना आपके लिए। आई थिंक चीज़ें क्लियर है कि इट इज़ क्वालिटी कैन बी मेजर्ड एज अ फिटनेस फॉर यूज़। देन यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वालिटी आप अपने प्रोडक्ट की तभी बोलोगे कि जब उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार परचेज़ करी है, तो वो जो कार आपने परचेज़ करी है वो स्मूथ रन कर रही हो, आपका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा हो, उसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम अच्छा हो, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी हो, ड्राइविंग जो ड्राइव व्हील्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो, पावर ट्रेन काफ़ी अच्छी हो, माइलेज उसका बहुत अच्छा हो, एंड सो ऑन। बहुत सारे फीचर्स आप देखते हो, यानी परफॉर्मेंस उसकी अप टू मार्क हो, एज वेल एज आपके रिक्वायरमेंट को भी वो फुलफिल पूरा कर रहा हो। कि मैं सपोज आपको चाहिए एक ऐसी कार जो विद इन अ 5 to 10 सेकेंड्स
आपका 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो कैप्चर कर ले। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो वो कार आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी दें। ऐसा नहीं कि आपने अगर अभी परचेज़ किया तो वो कार अगले 10 दिन बाद ख़राब हो जाए या जो भी परफॉर्मेंस उसकी उससे कम परफॉर्म करे, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाए। आप ऐसा भी नहीं चाहोगे। एज वेल एज आप ये भी चाहोगे कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी आपकी कार फुलफिल कर रही हो, है ना। तो अब यहाँ पे एक सेंस ये आता है कि क्या क्वालिटी को मैं कॉस्ट से रिलेट कर सकता हूँ क्या। मतलब कि अगर भाई सिंपल सी बात है कि सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है तो क्या क्वालिटी को मैं तभी बोलूँगा कोई प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है जब उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो। एक हम लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि क्वालिटी इज़ डायरेक्टली मीन एज ए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी वही प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाएगा जो काफ़ी महंगा हो, ज़रूरी नहीं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आजकल के टाइम पे हम लोग बहुत से जो वेस्टर्न्स कंपनी हैं उनके हम लोग कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल लिवाइज हो गया, सिग्नेचर हो गया, है ना, यूसीबी हो गया एंड सो ऑन। इन सारे ब्रांड्स के हम लोग कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। वही हमारा जो एक डोमेस्टिक जो काम है जिसको हम लोग सो कॉल्ड बोलते हैं खादी, खादी के कपड़े, है ना, हम लोग उन्हें अब थोड़ा कम पसंद करते हैं पहनना। बट अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी वाइज बात करूँ, एक जगह आपका सपोज आपका एक पार्ट है जहाँ पे आप जो ब्रांड्स हैं, जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, फॉरेन ब्रांड्स हैं, आप उनको देख रहे हो। देन आपका एक दूसरा है, दूसरी जगह है आपका जो डोमेस्टिक ब्रांड है, खादी, ठीक है। आप जो है जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जो भी आप लिवाइस सिग्नेचर के कपड़े पहन रहे हैं, नो डाउट वो देखने वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं, फिटिंग बहुत अच्छी होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बट अगर आप कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे खादी की बात करूँ, खादी में क्या है, फिटिंग हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, ठीक है, एंड जो देखने का जो एस्थेटिक लुक है उस कपड़े का या उस क्लॉथ का, वो उतना अच्छा ना हो जितना आपके ब्रांडेड कपड़ों का है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि जो कॉस्ट है खादी की वो ब्रांडेड कपड़ों से कम है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मैंने बात की एस्थेटिक लुक की, कि जब आप देख के जज कर रहे हो कि कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, ब्रांडेड वाला या हमारा खादी वाला, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि जो खादी के कपड़े होते हैं, नो डाउट वो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, या इनको आप ये बोल लीजिए कि बहुत ही यूज़फुलनेस टाइप वाले होते हैं, जिनका आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज वो प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। बट अगर वही आप ब्रांडेड कपड़ों की बात करें तो वो एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट नायलॉन्स। ओके, तो वो उन लोगों का मिक्सचर होता है। तो यानी यहाँ पे बात क्या हुई कि ठीक है कि आप अगर एस्थेटिकली थोड़ा सा इग्नोर करें और सिर्फ आप परफॉर्मेंस वाइज की बात करें, परफॉर्मेंस में कि कौन ज़्यादा टाइम तक टिकता है और कौन ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है। भाई, आपके एक्सपेक्टेशंस खाली कपड़ा पहनना नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन है कि वो जो कपड़ा है वो आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड कराए, एज वेल एज सपोज अगर सर्दी का टाइम है, कोई अगर वुलन क्लॉथ है तो आपको प्रॉपर वो वार्मिंग दें और हर एक चीज़ आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करे। तो अगर आप कंपेयर करोगे खुद भी तो आप ये जानोगे कि जो आपका खादी है वो फार बेटर है आपके जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट से। तो यानी यहाँ पे शायद चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि खादी का जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली इन ब्रांड से काफ़ी कम है। तो यानी कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इस केस में वो आपको कम एक्सपेंसिव मिल रहा है कंपेयर टू वेस्टर्न ब्रांड्स। ओके, तो यानी आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि क्वालिटी इज डज नॉट मीन कि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। ओके, सो क्वालिटी डज नॉट मीन दैट यू आर टॉकिंग ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ओनली, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन फिर वहाँ पे एक काफ़ी जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों को पता है कि ANSI जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उन लोगों ने भी
एक क्वालिटी की डिफाइन किया है कि टोटल क्वालिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। ये घूम फिर के फिर से वहीं पे आ गए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कस्टमर को सेटिस्फाई रखेगा जो प्रोडक्ट, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उस कस्टमर के बिहाफ में। ठीक है। अच्छा, हम सभी को पता है कि जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हमारी जापानीज़ की देन है। तो एक जापानीज़ चेन रिएक्शन एक नाम दिया गया है। ओके, तो उसमें क्वालिटी के इंपॉर्टेंस को बताया गया कि वाई वी आर टॉकिंग ऑफ क्वालिटी। ओके, सो हम लोग क्वालिटी के ही बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए। अगेन, आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्वालिटी की बात हम लोग तब कर रहे हैं जब हमारा कोई प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, उसी को हम क्वालिटी बोल रहे हैं। तो जैसे ये ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू आपका बताया गया है, देन जो आपका पहला ब्लॉक है दैट इज़ इम्प्रूव क्वालिटी। आपने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, क्वालिटी को इम्प्रूव किया, इट मीन्स आपने उसकी परफॉर्मेंस को अप टू मार्क किया, कस्टमर की मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल करने की कोशिश करी। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अगर आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बेस में है तो परफॉर्मेंस बेसिस में आपका जो प्रोडक्ट है, जो उसमें डिफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम आएंगे। काफ़ी कम कैसे आएंगे डिफेक्ट्स? कि भाई सिंपल सी बात है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप उससे पहले उसका एक रफ स्केच, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो कि कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और आप जब भी क्वालिटी की बात करते हो तो आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करते हो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को फॉलो अप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो डिफेक्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी है आपके प्रोडक्ट में वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट जो लग रही है उस प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग की वो काफ़ी कम हो गई, है ना। कम कैसे होगी कि भाई अगर बार बार आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल रहा है तो इट मीन्स आपको बार बार वही एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना पड़ रहा है, तो इससे आपकी जो लेबर कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट है, बहुत सी कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है। बट अगर आप पहली बार में ही उस प्रोडक्ट को बना ले रहे हो तो इट मीन्स आपकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कंपेयर टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे उनसे काफ़ी कम हो गई है। ओके, तो आपका सेकेंड ब्लॉक यही बता रहा है कि कॉस्ट डिक्रीजेस ड्यू टू अ फेवर डिफेक्ट्स, लेसर रिवर्क, फीवर डिलेज एंड बेटर यूज़ ऑफ मैन, मशीन एंड द मटेरियल्स। हमारी इंडस्ट्री में यही चीज़ है कि जितना आप परफेक्शन के साथ काम करते हो तो आपके प्रोडक्ट के जो टाइमिंग है, जो डिलीवरी टाइमिंग है वो कम हो जाती है। ओके, एज वेल एज जो बेटर यूज़ है, बेटर यूज़ ऑफ द मैन, मशीन एंड द मटेरियल वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इन सबसे जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। देन थर्ड ब्लॉक, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सिंपल सी बात है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो डिफेक्टिव पीसेस निकल रहे थे पहले, तो अभी वो डिफेक्टिव पीसेस निकल रहे, अभी आपका एक फाइनल पीस निकल रहा है, तो इससे आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो प्रोडक्शन रेट आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इट मीन्स ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। अगर आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स जो आपकी सप्लाई है, सप्लाई टू द मार्केट, वो काफ़ी कंटिन्यूस हो जाएगी। और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो एक आपका इकोनॉमी में एक जो कोट होता है, डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई, वो आपका हमेशा फुलफिल रहेगा। और इससे आप क्या करोगे, मार्केट को कैप्चर करके रखोगे कि ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की डिमांड आई आपके प्रोडक्ट के, आपने तुरंत मार्केट में अवेलेबल कराया, कस्टमर को मिला, तो उससे क्या हुआ कि आपकी मार्केट कैप्चर हो गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि यू मस्ट बी स्टे इन द बिजनेस। भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मार्केट में हमेशा रहना पड़ेगा, और वो रहने का तरीका यही है कि आपका प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहे फॉर द डिलीवरी पर्पस। ओके, सो अगर आप बिज़नेस में रह रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आपका बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा उसके बाद, देन यू विल प्रोवाइड मोर जॉब्स, और जब मोर जॉब्स होती है देन अगेन क्वालिटी विल बी इम्प्रूव, और ये आपकी एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। आई थिंक ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि व्हाट इज़ जापानीज़ चेन रिएक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड व्हाट इज़ कस्टमर, व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ये सारी चीज़ें हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।